हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 19 कवर करने वाले हैं। भारत की राज्य व्यवस्था से इसका टॉपिक का जो नाम है, यानी कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, वो है राजभाषा, राजनीतिक दल और लोकपाल। आई थिंक ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा आपका पॉलिटी जो है प्रॉपर, लेकिन इसकी मास्टर वीडियो आएगी उसके बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं ये बताइएगा आप, और पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वैसे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिर भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? सो इन 17 संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश है? तो करेक्ट आंसर जो है वो है 351 में आंसर है बी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। नेक्स्ट है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? सो करेक्ट आंसर है 22। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसके द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसको BDMS इस तरीके से याद रख सकते हैं, BDMS। और अगर फिर भी BDMS में भी कुछ भी थोड़ा सा वो होता है तो एक शॉर्ट, वैसे बोर्ड मास की पूरा अलग होता है, लेकिन फिर भी बोर्ड मास बोल सकते हो, एक ट्रिक के लिए बोल रही हूँ, तो याद आ जाएगा कि कौन सी 4 लैंग्वेज थी। उसके बाद है, इनको राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को 1967 में मतलब इसके अलावा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक संविधान में 22 भाषाओं को अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। अब वो 22 भाषाएं कौन सी हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले भी एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ ये मैं इसलिए ज़्यादा मेंशन कर रही थी कि इसको बोर्ड मास के तरीके से याद करना, इसको अलग तरीके से याद करना, ठीक है, NKM। और क्योंकि ये थोड़ी चीज़ों में तो ट्रिक लगाने पड़ते हैं, रट्टा मारना पड़ता है। ये पूछा हुआ है कि इस संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, इस संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो याद कर लीजिएगा अपने तरीके से। फिलहाल यहाँ पढ़ लेते हैं कौन सी यहाँ पर है। यथा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली, ये सारी भाषाएं हैं उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऐसा किया गया है आर्टिकल 350 में। आंसर है आपका 350 का जो पहला क्लॉज है, यानी कि का वाला जो क्लॉज है, आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 350 क में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ओहो, ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। मैंने आंसर गलती से वो एक दिख गया। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था, जिसने
56 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया था। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 यानी कि 22 हो गई। तो करेक्ट आंसर है संविधान संशोधन जोड़ा गया था 92वां, मतलब सॉरी जोड़ा गया था बोल रही हूँ, संविधान संशोधन हुआ था 92वां। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न 3 की व्याख्या क्या पढ़ना, मैंने अभी बहुत अच्छे से समझा दी थी, इसको पढ़ लेना एक बार और पढ़ना चाहो तो। 92वां 2003 में हुआ था ना, ये मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? हमने ही पूछ लिया आपसे, कोई और तो क्या पूछेगा। अभी जो हमने आपको ऊपर समझाया था उसी तरीके से हमने प्रश्न पूछ लिया। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है NKM यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, फिर से आप प्रश्न 3 की व्याख्या पढ़िए, अभी आपको अलग से नहीं समझाएंगे कुछ भी हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर है 345 में, आंसर है सी। 344 में दे रखा है राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार है। 345 में दे रखा है राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। और 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है। नेक्स्ट है कब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से इस दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें अगर विश्व हिंदी दिवस की तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, आने वाला है। कौन सा संविधान संशोधन राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता देने से संबंधित है? ओके, राजनीतिक दलों को। करेक्ट आंसर जो है आपका वो है 52वां, सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता देने वाला अधिनियम जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 था, 1 मार्च 1985 से ये लागू हुआ था, मतलब उस टाइम पर ये लागू हुआ था। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति मिल पाती है या फिर प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों को वह पूरा कर लेता है। अब वह 3 शर्तें कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। पहली शर्त है उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। पहली शर्त ये है। और दूसरी जो शर्त है वो है उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो शर्त है इसकी तीसरी वो है वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक का पूरा होना अनिवार्य है। अब वो कौन सी शर्तें हैं जिनमें से एक पूरी होनी चाहिए? पहली है उसे उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा आम चुनाव में 6% वैध मत राज्य की न्यूनतम 2 सीटें जो है प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी है गत लोकसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। तीसरी शर्त है गत विधानसभा आम चुनाव में
आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो भी ज़्यादा प्राप्त हो वो ये एक शर्त मानी जाएगी। नेक्स्ट है गत लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट या फिर राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भी एक भाग। नेक्स्ट जो है गत लोकसभा अथवा विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत। इन पांचों में से कोई एक शर्त पूरी करना जरूरी है, ये नहीं कि वे पांचों शर्तें पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम कितने स्टार प्रचारक रख सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 40, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, जबकि एक गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारक ही रख सकता है। इन स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता जिसके पक्ष में प्रचार करते हैं। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था, तो ये हुआ था 1950 में, आंसर ए सही हो जाएगा। 15 फरवरी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है उसको संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की समस्या को समाप्त करना था। इस कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, 8 है, आंसर बी हो जाएगा। अब वो कौन से 8 हैं देख लीजिए एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको जो कि 1885 में यह अस्तित्व में आया था, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये है आपकी 1999, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1998 एंड नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी स्वीडन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक जो शुरुआत हुई थी वो 1809 में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, अशोक कुमार सेन ने, आंसर है ए। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था, जबकि ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था ये सुझाव, प्रश्न ये है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रशासनिक सुधार आयोग ने, आंसर बी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, आंसर ए हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या पढ़ें, अभी ऊपर आपको बता दिया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, ठीक है, तो ये रखा गया था 1968 में, आंसर है सी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां 1969 में यह पारित भी हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल की जांच के क्षेत्राधिकार में आते हैं, क्या क्या आता है उनके क्षेत्राधिकार में, ये पढ़ लेते हैं। पहला प्रधानमंत्री था, उसके बाद सांसद और मंत्री सभी आते हैं, आंसर डी हो जाएगा। लोकपाल की जांच के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यायालयों को लोकायुक्तों व लोकपाल के दायरे से बाहर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम कितने सदस्यों से हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है
एक चेयरपर्सन और 8 सदस्यों से। आंसर है सी। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था में चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले कंप्लीट हो जाए तब तक होता है। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल सदस्यों की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो उसमें जो शामिल नहीं होते हैं वह है प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा बी। लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई भी न्यायाधीश एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, लोकायुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। आंसर है डी। लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा के विपक्ष के नेता का परामर्श लेना होता है, वह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकायुक्तों का जो कार्यकाल होता है वह है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। राइट, लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो तब तक होता है। वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है तथा उसकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, ना कि बाध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में की गई थी? तो सबसे पहले हुई थी महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम ओडिशा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित किया गया था, लेकिन सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था पिनाकी चंद्र घोष को। आंसर है ए। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? करेक्ट आंसर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। आंसर है सी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो उनकी जो पदधारण अवधि है वह 8 वर्ष है। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदधारण अवधि जो है वह 6 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दी थी। इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, प्लीज याद रखिएगा। इसमें 31 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट और ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी ही पॉलिटी। ठीक है, मास्टर वीडियो आएगी इसके बाद। बाकी सारे टॉपिक हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये सीरीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।